हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये वीडियो CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 12 है, जिसका टॉपिक है लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इस वीडियो लेक्चर में हम तीनों टाइप के एंथैल्पी का जिक्र करेंगे, एग्जाम्पल के साथ उसको समझेंगे। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे और फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी की। लैटिस एंथैल्पी को हम डेल्टा H लैटिस से डिनोट करते हैं। क्या होता है लैटिस एंथैल्पी, तो देखिए ध्यान से। लैटिस एंथैल्पी को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, जब कभी भी 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक क्रिस्टल को या 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड को हम ऑपोजिट चार्ज गैसियस आयन में कन्वर्ट करते हैं, तो उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आता है, उस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होती है, वो लैटिस एंथैल्पी कहलाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब ऑपोजिट चार्ज गैसियस आयन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तब भी जो एंथैल्पी चेंज आता है वो लैटिस एंथैल्पी होता है, बट उस दौरान हीट रिलीज होगी, इसलिए साइन माइनस आएगा। लेकिन जब 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल ब्रेक हो रहा है, ऑपोजिट चार्ज गैसियस आयन फॉर्म हो रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एंथैल्पी चेंज प्लस में आएगा। तो लैटिस एंथैल्पी दोनों तरह से डिफाइन की जा सकती है, सिर्फ साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, राइट। तो देखिए कैसे डिफाइन करते हैं हम लैटिस एंथैल्पी को। The enthalpy change when 1 mole of an ionic compound is converted into the opposite charge gaseous ion is called as lattice enthalpy। जब कभी भी 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑपोजिट चार्ज गैसियस आयन में कन्वर्ट होता है, उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया NaCl का। NaCl सॉलिड का आपने 1 मोल लिया, Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस यहां पे ऑब्टेन्ड हो गए, ऑपोजिट चार्ज गैसियस आयन, और यहां पे जो एंथैल्पी चेंज आया उसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं, और ये वैल्यू NaCl के केस में आती है प्लस 788 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे। The enthalpy change when 1 mole of an ionic compound is obtained from the opposite charge gaseous ion is called as lattice enthalpy। जब कभी भी 1 mole of ionic compound obtained होगा, फॉर्म होगा, कहां से फॉर्म होगा, opposite charge gaseous ion से, उसको बोलेंगे lattice enthalpy, ठीक है। अब आगे देखिए। तो सेम एग्जांपल हमने लिया Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस के कॉम्बिनेशन से, जो कि हैं ऑपोजिट चार्ज गैसियस आयन। इनके कॉम्बिनेशन से 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इस दौरान भी जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, बट यहां पे साइन माइनस है, वैल्यू सेम है, माइनस 788 किलो जूल पर मोल, ओके। तो लैटिस एंथैल्पी को दोनों तरह से डिफाइन किया जाता है। जब एंथैल्पी चेंज की बात कर रहे हैं, अगर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो अगर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, तो लैटिस एंथैल्पी माइनस में आती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड ब्रेक होता है, तो लैटिस एंथैल्पी प्लस में आती है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये लैटिस एंथैल्पी जो है वो एंथैल्पी चेंज है, एक्सपेरिमेंटली तो हम डायरेक्टली पता नहीं कर सकते कि कितना एंथैल्पी चेंज आया, लेकिन हम इनडायरेक्ट मेथड से पता कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बॉर्न-हेबर साइकिल। वही बात यहां पे कही गई है, ध्यान से देखिएगा। सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द लैटिस एंथैल्पीज डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के द्वारा लैटिस एंथैल्पी को डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है, राइट। तो हम क्या करें, तो एक्सपेरिमेंट से तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो हम क्या कहते हैं, therefore an indirect method is used in which an enthalpy diagram is constructed which is called as Born-Haber cycle। तो लैटिस एंथैल्पी को एक इनडायरेक्ट मेथड से हम डिटरमाइन करते हैं, एंथैल्पी डायग्राम से, जिसमें बहुत सारे एंथैल्पीज का हम जिक्र करते हैं। उस साइकिल को, उस एंथैल्पी डायग्राम को हम बोलते हैं बॉर्न-हेबर साइकिल, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंथैल्पी की, ध्यान से देखिए। अब हम नेक्स्ट एंथैल्पी की बात करते हैं, जिसका नाम है हाइड्रेशन एंथैल्पी, डेल्टा H हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी 1 मोल ऑफ कंपाउंड आपने लिया, चाहे 1 मोल ऑफ आयन आपने लिया, उसको आप वाटर से ट्रीट कराते हो, वाटर से रिएक्ट कराते हो, वाटर में डिसॉल्व कराते हो, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रेशन। और इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे। यहां पे हाइड्रेशन से समझ में आ रहा है हम वाटर ले रहे हैं,
वाटर के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर आप वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसे सॉल्वेशन कहा जाएगा, एंथैल्पी को सॉल्वेशन एंथैल्पी कहेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे वाटर, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए वाटर को लेके इस एंथैल्पी को समझते हैं, ठीक है। तो क्या कह देंगे, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड और एन आयन इज रिएक्टेड विथ वाटर व्हेन डिसॉल्व्ड इन द वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। ठीक है, यानी कि जब आपने 1 मोल ऑफ कंपाउंड लिया या 1 मोल ऑफ एन आयन लिया, वाटर के साथ रिएक्ट कराया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं और इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। हाइड्रेशन जब भी आप कराते हो, मॉलिक्यूल का जब हाइड्रेशन होता है तो उस दौरान हीट रिलीज होती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमेशा नेगेटिव आती है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी के बाद, लैटिस एंथैल्पी के बाद अब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? देखो, जब कभी भी आपने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया है, उसके अंदर आप 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो और डिसॉल्व करने के दौरान जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आया है उसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहा जाएगा, राइट। तो डिसॉल्व होने के बाद ही, जब आप डिसॉल्व कर रहे हो, पूरा डिसॉल्व हो गया है, उस दौरान ही जो एंथैल्पी चेंज आया उसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहा गया। तो हम क्या कह देंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इट डिसॉल्व्ड इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जब उस सब्सटेंस के 1 मोल को आप एक स्पेसिफिक अमाउंट में सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो और वहां पे जो एंथैल्पी चेंज आता है वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। जब हम बात करें कि आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है, वहां पे आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हो, तो उसमें ये होगा कि आप सब्सटेंस को इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, जहां पे इंटरेक्शंस उसके आयंस के बीच में, सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में नेग्लिजिबल हो गए, वहां पे जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आता है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगा। तो हम क्या कह देंगे, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज observed on dissolving the substance in the infinite amount of solvent when the interaction between the ions or the solid molecules are negligible. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप डिफाइन करते हो, वो क्या होगा कि जब एंथैल्पी चेंज हुआ, कब हुआ एंथैल्पी चेंज, जब आपने सब्सटेंस को डिसॉल्व किया इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और उस कंडीशन पर जहां आयंस के बीच में इंटरेक्शन पूरे नेग्लिजिबल हो गए, सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नेग्लिजिबल हो गए। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड लिया AB सॉलिड, उसको आप AB ए एक्वस और बी एक्वस में कन्वर्ट कर रहे हो। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज आया उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कैसे आया होगा, तो सबसे पहले आपने क्या किया, AB सॉलिड जो 1 मोल आयनिक कंपाउंड है, इसको ऑपोजिट चार्ज गैसियस आयन में कन्वर्ट किया, A+ गैसियस एंड B- गैसियस। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हुआ उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, आयनिक कंपाउंड ऑपोजिट चार्ज गैसियस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो लैटिस एंथैल्पी क्या आया, प्लस आया। डेल्टा H क्या रहेगा, मोर देन 0। हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। फिर दूसरी बात, जब ये ऑपोजिट चार्ज गैसियस आयन बन गए, अब इनका करवाओगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के दौरान क्या आएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी आएगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, 0 से कम होती है, नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होती है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का साइन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू क्या आएगी, वो डिपेंड करता है लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड क्या है। लैटिस एंथैल्पी का साइन प्लस है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, डेल्टा H पॉजिटिव आएगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी का साइन नेगेटिव है, हीट रिलीज हो रही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अब लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड ही डिफाइन करेगा कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसी भी कंपाउंड के लिए कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे बोल देंगे, डेल्टा H लैटिस प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन, यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ लैटिस और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के सम के इक्वल होता है। लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी ही मिलकर डिसाइड करते हैं कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा किसी भी सब्सटेंस के लिए। ओके, अब देखिए
सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1, जहां लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है। अब लैटिस एंथैल्पी होती है पॉजिटिव साइन के साथ जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है नेगेटिव साइन के साथ जहां पे हीट रिलीज हो रही है। तो अगर लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, मोर देन 0 आएगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा और आयनिक कंपाउंड उस सॉल्वेंट में, वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा, और जो सॉल्युबिलिटी होगी उस सब्सटेंस की, आयनिक कंपाउंड की वाटर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी, क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसी बात को यहां पे समझाया गया है केस 1 के अंदर। केस 1 में क्या कह रहे हैं हम, इफ लैटिस एंथैल्पी इज मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन 0 और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट आयनिक कंपाउंड विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मोर देन 0 या पॉजिटिव आएगा तो आयनिक कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या कहेंगे हम कि जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है तब डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है नेचर में, और जो सॉल्युबिलिटी है उस सब्सटेंस की वाटर के अंदर वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ेगी, क्योंकि प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। और क्यों है प्रोसेस एंडोथर्मिक? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मोर देन 0 है या पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब बात करें केस 2 की, जहां पे हम कह रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी के कंपैरिजन में हाइड्रेशन एंथैल्पी इस बार ज्यादा है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव आएगा और आयनिक कंपाउंड जो होगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा। इस बार क्योंकि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और उस आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और टेम्परेचर बढ़ने पर उस आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होगी। तो हम क्या कह देंगे केस 2 के लिए, इफ एंथैल्पी ऑफ लैटिस इज लेस देन हाइड्रेशन एंथैल्पी देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव और लेस देन 0। ऐसा होने पे क्या होगा? आयनिक कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के लिए लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव आएगा तभी आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा। और इसके साथ साथ हमको क्या ध्यान रखना है कि डिसोल्यूशन प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक इन नेचर। जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन माइनस में है, नेगेटिव में है, लेस देन 0 है, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक नेचर का होगा, और जो सॉल्युबिलिटी होगी उस आयनिक कंपाउंड की वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी उस आयनिक कंपाउंड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। कब? जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम बात करें कुछ स्पेशल नोट की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात ये, फॉर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव एंड द डिसोसिएशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होगा, यहाँ पे डिसोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, ये करेक्शन है। डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। यानी कि जो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। और जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, यहां पे स्टूडेंट करेक्शन कर लेना, डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि डेल्टा सॉल्यूशन पॉजिटिव है। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स के लिए ऐसा ही होता है, राइट। इसीलिए हम क्या कहते हैं, देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉल्ट इन वाटर इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। इसीलिए बहुत सारे सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। फिर अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, if the lattice enthalpy is very high the dissolution of the compound may not take place at all। लैटिस एंथैल्पी अगर बहुत ज्यादा है, हाइड्रेशन से के कंपैरिजन में लैटिस एंथैल्पी किसी आयनिक कंपाउंड के लिए बहुत ज्यादा है, तो वो कंपाउंड का डिसोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा वाटर के अंदर या उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, राइट। तो डिसोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड मे नॉट टेक्स प्लेस एट ऑल इफ द लैटिस एंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड इज वेरी हाई, ठीक है। अब यहां पे हम जो एक एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का भी जिक्र करते हैं, वो क्या है उसको भी एक बार बात कर लेते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इज द हीट विथड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग व्हेन एडिशनल सॉल्वेंट इज एडेड टू द सॉल्यूशन। आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें आपने एडिशनल और सॉल्वेंट ऐड कर दिया है, तो उस दौरान जो हीट विथड्रॉन होगी सराउंडिंग से उसको एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा क्या कहा हमने, enthalpy of dilution is the heat withdrawn from the surroundings when additional solvent is added to the solution। ठीक है, जब किसी सॉल्यूशन में एडिशनल सॉल्वेंट और ऐड किया गया तो उस दौरान कितनी सराउंडिंग से हीट विड्रॉ की गई उसको एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है,
लास्ट पॉइंट देखिए, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड। अगर हम एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है तो क्या होता है वो तो हमने समझा दिया पॉइंट नंबर 4 में। अगर वो बात करें कि एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो पहला फैक्टर है कि जो सॉल्यूशन है उसकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा जो आप एडिशनल सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो वो कितना ऐड कर रहे हो उसकी अमाउंट क्या है, राइट। तो क्या कहा, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड सेकंड इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले बात की लैटिस एंथैल्पी के बारे में, फिर हमने बात की हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में, फिर हमने बात की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, और फिर हमने दो अलग अलग केसेस से समझा कि कब आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी होती है, कब वो डिसॉल्व होंगे और कब डिसॉल्व नहीं होंगे, कब डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होगा और कब डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होगा। फिर कुछ स्पेशल नोट से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को और क्लियर किया, और उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी बात, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी एग्जाम्पल नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हमारी तरफ से नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है चैनल पे 11th क्लास का, 12th क्लास का, नीट का, जेई का, वो सारा आपको अपडेट, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप अपडेट हो जाए उसके लिए, फिर उसको जाके देख सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया है तो चैनल पे जाके विजिट कीजिए, और प्लेलिस्ट में जो क्लास 11th के, 12th के, नीट के, जेई मेन के जो वीडियोस अवेलेबल है उनको देखिए, और कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।